गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा जो लेसन चल रहा है परमाणु सिद्धांत एवं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो देखिए विद्यार्थियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास में जो 118 तत्व हैं, इन तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, तो स्वाभाविक आप ठीक उसी प्रकार से समझें कि एक क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उन स्टूडेंट को अलग अलग नाम क्यों दिया जाता है, और एक ही नाम के अगर दो स्टूडेंट हैं तो हम उसे फर्स्ट और सेकंड नाम से जानते हैं। ऐसा इसलिए होता है ताकि हम उसे आसानी से पहचान सकें कि हम कौन से विद्यार्थी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो ठीक इसी प्रकार से होता है यहाँ कि तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता। तत्वों की वर्गीकरण की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि हम उनका सरल, सुगम और तर्क संगत स्टडी कर सकें। बहुत इजी छोटा सा क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाता है तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों होती है, तो तत्वों का सरल, सुगम और तर्क संगत अध्ययन करने के लिए तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता होती है। और तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए किन किन वैज्ञानिकों ने किस प्रकार से अपना अपना सिद्धांत दिया, इनके बारे में हम अभी स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए, तत्वों को व्यवस्थित करने का या वर्गीकरण करने का जो प्रयास किया गया ये इस प्रकार से है। डोबेराइनर, न्यूलैंड और एक वैज्ञानिक और होता है लोथर मेयर, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है, आगे की क्लासों में करेंगे आप इसका स्टडी। तो डोबेराइनर, न्यूलैंड और मेंडलीफ और हेनरी मोजले, ये इस प्रकार से एक सीक्वेंस है अध्ययन करने का कि डोबेराइनर ने त्रिक सिद्धांत दिया, और न्यूलैंड ने अष्टक सिद्धांत और मेंडलीफ ने मेंडलीफ आवर्त नियम दिया, और हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त नियम। ये सारा सब कुछ आपको पीडीएफ में लिखा हुआ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। डोबेराइनर, न्यूलैंड और मेंडलीफ ये बहुत अच्छी जानकारी है आपके लिए कि इनका जो आधार है वो है परमाणु भार। परमाणु भार कह दो या फिर आप यहां द्रव्यमान कह दो। डोबेराइनर, न्यूलैंड और मेंडलीफ इन्होंने तत्वों को जो व्यवस्थित किया, इसका मूल आधार था परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या। तो डोबेराइनर ने त्रिक सिद्धांत, न्यूलैंड ने अष्टक सिद्धांत और मेंडलीफ ने मेंडलीफ आवर्त नियम दिया। इसी प्रकार हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त नियम दिया। जो इसका मुख्य आधार है वो है परमाणु क्रमांक। ठीक, तो यहीं से आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो जाना चाहिए कि जब भी मैं डोबेराइनर, न्यूलैंड और मेंडलीफ की बात करूंगा तो परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या के बारे में बात करूंगा, और जब भी मैं हेनरी मोजले की बात करूंगा तो परमाणु क्रमांक के बारे में बातें करूंगा। चले आगे।
देखिए, डोबे-राइनर का त्रिक सिद्धांत क्या कहता है, ध्यान से समझते चलेंगे, बहुत इजी चैप्टर है, ऐसी कोई बात नहीं। डोबे-राइनर का त्रिक सिद्धांत, वैसे नाम से क्लियर हो रहा है त्रिक सिद्धांत, अर्थात यहां पर किसी हम 3 एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। और मैं पहले ही बता चुका आपको कि डोबे-राइनर का जो सिद्धांत है ये परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। तो डोबे-राइनर ने सर्वप्रथम तत्वों को परमाणु भार के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। आरोही क्रम का मतलब समझ रहे हैं आप, सबसे पहले कम परमाणु द्रव्यमान, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक। तो इस प्रकार से इन्होंने तत्वों को व्यवस्थित किया और इस सिद्धांत में ये बताया गया कि पहले तत्व और तीसरे तत्व, ठीक है। अब 3 त्रिक की अगर हम बात करें तो देखिए, जैसे ये पहला ही त्रिक है इसका, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये एक त्रिक है। तो इसको तत्वों के परमाणु भार के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया और इन्होंने ये बताया कि ये पहला और ये तीसरा, आप इसमें पहला और अंतिम भी बोल सकते हैं, पहला और तीसरा भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो पहले और तीसरे तत्वों के द्रव्यमान का औसत बीच वाले तत्व का लगभग द्रव्यमान होता है। तो अब अगर मैं इसकी बात करूं लिथियम, तो लिथियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 7, ठीक है। और मैं यहां बात करता हूं पोटेशियम की, तो पोटेशियम का वैसे होता है एकदम करेक्ट अगर बात करें तो 39.1 होता है। तो हम लगभग मान लेते हैं कि ये 39 है। तो ये इसका द्रव्यमान हो गया लिथियम का 7 और पोटेशियम का हो गया 39। तो मैंने अभी बताया कि पहले और तीसरे तत्वों के द्रव्यमानों का औसत, तो द्रव्यमानों का औसत आप निकालना जानते हैं कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो मेरे पास में एक राशि ये होगी और एक राशि यहां ये हो जाती है। तो मैं यहां अगर जोड़ता हूं 7 + 39, मैंने कहा औसत, और औसत में होता है कि जितनी आपने संख्या ली है उतनी संख्या का भाग देते हैं। तो ये यहां हो जाता है 46/2 और ये हो जाता है 23। तो यहां ये हुआ कि पहले और तीसरे तत्वों के द्रव्यमानों का औसत बीच वाले तत्व का लगभग द्रव्यमान होता है। अब बीच में तत्व बच गया हमारे पास में कौन सा, सोडियम। तो सोडियम का द्रव्यमान कितना होता है, 23 होता है। इस प्रकार से ये डोबे-राइनर ने अपने त्रिक सिद्धांत को समझाए। तो यहां इससे संबंधित जो क्वेश्चन होता है वो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि डोबे-राइनर के 3 त्रिक कौन कौन से हैं, क्योंकि डोबे-राइनर 3 ही त्रिक दे पाया, इसके बाद में ये सिद्धांत असफल हो जाता है क्योंकि ये सिद्धांत लागू नहीं होता है। तो ये 3 त्रिक कौन कौन से होते हैं, पहला मैंने अभी आपको बताया कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये पहला त्रिक है, आप कॉमा भी लगा सकते हैं। और दूसरा त्रिक होता है, ये होता है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। फिर होता है ये हो गया। तो ये पहला त्रिक, ये दूसरा त्रिक और ये तीसरा त्रिक। क्लियर यहां तक? तो ये आपको याद करना होता है कि डोबे-राइनर की 3 त्रिक कौन कौन से होते हैं। पहला त्रिक होता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और दूसरा होता है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, और तीसरा है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक इसी प्रकार से आप इनको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक्स भी है, आप याद कर सकते हैं कि लीना की केसर बाटी कल बाहर आई, ठीक है ना, लीना की केसर बाटी कल बाहर आई। जब भी आप ये ट्रिक्स को काम में लेते हैं, आप 2-4 बार इसे बोलिए और बोलने के अलावा आप प्रैक्टिस कीजिए कि इसका सिंबल क्या होता है। जैसे मैंने बोला केसर बाटी कल बाहर आई, केसर बाटी, के सी ए सर एस आर, बाटी बी ए, कल सी एल, बाहर बी आर आई, ठीक है। अगर मान लो कि आपको इनके नाम भी याद नहीं होते हैं बट आपको सिंबल जरूर याद हो जाने चाहिए। तो इस प्रकार से ये डोबे-राइनर का त्रिक सिद्धांत होता है। देखिए फिर होता है न्यूलैंड का
सिद्धांत। यहां भी देखिए 8 आ रहा है, तो कहने का मतलब कहीं 8 की चर्चा होगी। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब भी मैं डोवेनाइनर की बात करूंगा, जब भी मैं न्यूलैंड की बात करूंगा और मैं मेंडलीफ की बात करूंगा, तो मैं परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार के बारे में बात करूंगा। तो ठीक उसी प्रकार से न्यूलैंड ने तत्वों को परमाणु भार के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया और बताया कि पहले तत्व के गुणधर्म आने वाले 8वें तत्व के गुणधर्म से सिमिलरिटी या समानता रखते हैं। पहले तत्व के जो गुणधर्म हैं, अगला जो 8वां तत्व आएगा इसके गुणधर्म से समानता रखता है, और यही न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत है। यहां अष्टक की बात हम क्यों करते हैं? क्योंकि आने वाला 8वां तत्व पहले वाले तत्व से गुणधर्म में समानता रखता है, और इन्होंने इस सिद्धांत की तुलना संगीत के 8 सुरों से की, इसलिए हम इसे अष्टक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। और विद्यार्थियों, यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि ये सिद्धांत की कुछ कमियां हैं, सीमाएं हैं, ठीक है, लिमिट्स हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। कमी, सीमा या लिमिट्स ये है इसकी कि ये सिद्धांत केवल 56 तत्व, सिद्धांत बात करता है कि प्रकृति में केवल 56 तत्व ही मौजूद हैं, इसके बाद में कोई तत्व नहीं खोजा जाएगा। बट आप जानते हैं कि अक्रिय गैसों की खोज हुई बाद में, और इसके कारण यह सिद्धांत असफल हो गया। और सेकंड जो इसका रीजन है, यह सिद्धांत केवल 20 तक के तत्वों पर ही लागू होता है, इसके बाद में यह सिद्धांत असफल हो जाता है। तो ये इस सिद्धांत की असफलता के प्रमुख 2 रीजन हैं कि केवल 20 तक के तत्वों पर लागू होता है और प्रकृति में केवल 56 तत्व मौजूद हैं, ठीक है। ऐसी इस सिद्धांत में कल्पना की गई थी, बट प्रकृति में अन्य तत्वों की खोज भी हुई, इसलिए यह सिद्धांत असफल हुआ। तो न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत आपके समझ में आ गया होगा कि पहले तत्व का गुणधर्म आने वाले 8वें तत्व से गुणधर्म में समानता रखता है। अब वो किस प्रकार से ये समानता रखता है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि पहले तत्व 8वें से किस प्रकार से सिमिलरिटी रखता है। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहें। जय हिंद।